मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर पहुंचे और उत्तराखंड पैविलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड पैविलियन के लगे स्टॉल का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। देश के साथ विदेशों में पहाड़ के उत्पादों की डिमांड है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज उनकी मांग दिन दिन बढ़ रही है, चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, वो चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उनकी आर्थिकी भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है और अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और हम भी लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों के अलग अलग उत्पाद यहाँ पर लगा गए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से हमारे सभी उत्पादकों को, उत्तराखंड के लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं सभी को स्टेट फेयर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसकी थीम है 2047 का विकसित भारत का संकल्प है। केदारनाथ उपचुनाव की जीत को भले ही 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन इससे पहले होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनावों के लिए भी इसे बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर बीजेपी अब निकाय चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी 21 नवंबर को एक दौर की मीटिंग भी कर चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगमों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस बार नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। केदारनाथ में शानदार जीत के बाद उत्साहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निकायों में भी पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ चुनाव के बाद जिस प्रकार अनावश्यक माहौल कांग्रेस द्वारा तैयार किया जा रहा था, उस पे केदारनाथ की जनता ने एक बड़ा प्रभावी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं कह सकता हूँ इस चुनाव के बाद नगर पालिका, नगर निगम के सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है और पिछली बार से अच्छा रिकॉर्ड हमारा रहेगा। इधर निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ में मिली पराजय कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब उसे निकाय चुनाव से पहले एक और चुनौती से जूझना होगा। टूटे मनोबल के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का उसके सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी पहले निकाय चुनाव की डेट तो फाइनल करे। संगठन ने अपने स्तर पर जो हेडक्वार्टर में जो कार्य करने होते हैं, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रखी है। तो हम किसी भी तरह से इस मामले में पीछे नहीं है और जैसे ही सरकार डिक्लेयर करेगी तो निश्चित रूप में हम लोग भी चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे। वैसे बीजेपी को ये बताना चाहिए कि सरकार में रहते हुए वो बार बार इन चुनाव को टाल क्यों रहे हैं। नए परिसीमन के बाद उत्तराखंड में निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। नगर निगमों की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है, तो नगर पालिकाएं भी 42 की जगह 45 हो गई हैं। निकायों के चुनाव भले ही छोटे लेवल पर होते हैं, लेकिन बीजेपी केदारनाथ के विजय रथ पर सवार होकर इन चुनावों में भी प्रत्यक्ष तौर पर कूद सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवात की रिपोर्ट। कोटद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि सब समय का खेल है। आज समय बीजेपी के साथ है, लेकिन कल कांग्रेस के साथ भी समय होगा। वहीं हरीश रावत ने केदारनाथ में कांग्रेस की हार के साथ उत्तराखंडियत की हार हुई है। तौर पर कहना चाहता हूं, इन चुनावों में
कांग्रेस भले ही हारी हो, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार के हार में मुझे इस बात का दुख है कि उसके साथ उत्तराखंडियत भी हार है, केदारखंडियत भी हार है। उत्तराखंडी सरोकारों की बात हमारे लोग करते हैं। जो व्यक्ति उन सरोकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, मनोज राउत, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। शनिवार को 1995 बैच के आईपीएस अफसर दीपम सेठ को उत्तराखंड के लिए रिलीव करने के आदेश जारी हुए हैं। आदेश के मुताबिक फिलहाल एसएसपी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त दीपम सेठ ने प्रतिनियुक्ति खत्म होने से पहले रिलीव करने का आग्रह किया था। 2019 में उत्तराखंड में तैनात दीपम सेठ 5 साल के लिए केंद्र में डेपुटेशन पर गए थे। गौरतलब है कि दीपम सेठ के उत्तराखंड में ज्वाइन करने के बाद वो सीनियर आईपीएस होंगे जो डीजीपी के प्रबल दावेदार भी होंगे। फिलहाल उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर आईपीएस अभिनव कुमार तैनात हैं। राजधानी देहरादून में अगर आप जमीन खरीद करना चाहते हैं तो जिला प्रशासन ने आपके लिए एक अलग से सेल का गठन किया है, जिसमें आप उस जमीन की जानकारी जुटा सकते हो। यह सेल जमीन की जानकारी के साथ ही जमीन में चल रहे घपले से भी आपको आगाह करेगा। देहरादून में जमीनों की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसका फायदा उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने भी उठाना शुरू किया और एक ही जमीन के अलग अलग फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई लोगों को बेच रहे हैं। आलम यह है कि आज के समय में देहरादून के अलग अलग थानों में औसतन हर दिन 3 से 5 मुकदमे जमीन फ्रॉड के दर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक कियोस्क भी बनना शुरू हो गया है, जहाँ पे हम मुफ्त लोगों को ये एक्सेस दिलवाएंगे वहाँ पे कंप्यूटर्स रख के कि वो रजिस्ट्री से पहले जिस लैंड के बारे में वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं उसकी पहले पूरी स्थिति जान लें, जानकारी ले लें अपने पोर्टल पर। हमारा ही एक एम्प्लॉय उनको असिस्ट करेगा सभी लोगों को, और इससे जो मिडल मैन है उनका भी कल्चर न्यून होना चाहिए। रुड़की के गणेशपुर में चोरों ने सीआरपीएफ में तैनात जवान के घर लाखों की ज्वेलरी, नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी उड़ा कर ले गए। घटना के समय परिवार एक शादी समारोह में अपने गांव गए हुए थे, तभी चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम को अपने भाई की शादी के लिए गांव में गया था, अपना घर लॉक करके अपने बच्चों सहित। तो 22 तारीख की रात को मुझे 10:50 पर मेरे पड़ोसियों का फ़ोन आता है कि आपका घर खुला हुआ है और क्या आप आए हैं। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, हम तो नहीं आए। तो फिर हमने उनको बोला कि एक बार देखो थोड़ा। तो वो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने मेरे घर की तरफ देखा। तो ऊपर जाके देखा तो उन्होंने सब कुछ सामान इधर उधर टूटा पड़ा था और अलमारी भी टूटी हुई थी। तब उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि घर में ऐसे ऐसे चोरी होगी। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों को जोड़ने वाले हाईवे लंबे समय से खतरनाक बने हुए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे की राह में जहां स्वाला की पहाड़ियां रोड़ा अटका रही हैं, वहीं हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की रफ्तार को क्वारब की दरकती पहाड़ी ने धीमा कर दिया है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लंबा समय गुजरने के बाद भले ही टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो गया हो, लेकिन आज भी यहां स्वाला की पहाड़ियां खतरनाक बनी हैं। ऐसे में एनएच इन दरकती पहाड़ियों का परमानेंट ट्रीटमेंट करने में जुटा है। ये हाईवे बॉर्डर की लाइफलाइन माना जाता है। इसी के जरिए पिथौरागढ़ और चंपावत की लाखों की आबादी आवाजाही करती है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की दूसरी लाइफलाइन हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे है, लेकिन इस हाईवे पर क्वारब की दरकती पहाड़ियों ने कहर बरपाया है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। तो उस समय ये बिल्कुल क्लियर था कि इन मार्गों का सुधार होना है। इसमें कटिंग कम, फीलिंग ज्यादा से विड्थ निकालनी है। किया गया उल्टा, कटिंग पैराडाइज बना दिया गया पूरी चारधाम यात्रा सुधार मार्ग को, और नामकरण उसका बदल करके जो है ऑल वेदर रोड कर दिया गया। क्वारब की पहाड़ियों के लगातार दरकने से अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर की आवाजाही सीधे प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि यात्रियों को कई दफा दूसरे रूट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे सफर तो लंबा हो ही रहा है,
साथ ही समय भी बर्बाद हो रहा है। क्वारब की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए सड़क मंत्रालय ने 18 करोड़ की धनराशि भी जारी की है। बावजूद इसके लोगों का सफर कब आसान होगा कहना कठिन है। हमारी सारी TSDC और सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के माध्यम से जो हमको गाइडेंस दी गई, क्योंकि उसी गाइडेंस के अनुसार हमको काम करना होता है और इसलिए स्वाला का आज हमको ये सपोर्ट मिला है। स्वाला हमारा ठीक हुआ है। ऐसी यहाँ भी हम कुछ दिनों में हमारे विभाग और सभी विशेषज्ञों के माध्यम से जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्वारब और स्वाला कुमाऊं के दोनों अहम हाईवे के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर जारी सियासी खेल भले ही किसी के लिए राजनीति चमकाने का जरिया हो, लेकिन इतना तय है कि हाईवे को राजनीति का टूल बनाने से लोगों की दिक्कतें कम नहीं होने वाली है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18। पौड़ी के सरकारी स्कूलों में जापानी और चाइनीज भाषा शुरू की गई है, जिसको सीखकर स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पौड़ी के PM श्री समेत 11 सरकारी स्कूलों में मार्केटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को जापानी और चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है। 2022 में DM पौड़ी और दून विश्वविद्यालय की पहल पर शुरू हुई इस योजना में 373 स्टूडेंट्स को दून विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लास के जरिए हफ्ते में 3 दिन जापानी और चाइनीज भाषा सिखा रहे हैं। वहीं इस भाषा को सीखकर छात्र भी खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, नी हाओ लाओ शिमा यानी कि हेलो टीचर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम बोलते हैं तो नी शंती हाउमा बोलते हैं, और आप कैसे हैं तो मैं कैसी हूँ ऐसे बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं वी मेशी कहते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। क्लास 11th को अभी चाइनीज क्लास स्टार्ट हुई है। हमने अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया है इसे सीखना, और इसमें हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो हमें इसे सीखने में बहुत मजा भी आ रहा है। हमारा मानना है कि शायद भविष्य में बच्चों को इससे ज्यादा फायदा होगा। बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जरा बच्चों के लिए कुछ है भी नहीं, और ये नया जो नवाचारी प्रयोग है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है और बच्चे आगे जाके मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। DM ने बताया, विदेशी भाषा को सिखाने का मकसद छात्रों को मार्केटिंग स्किल को बढ़ाना है। इसके साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप देने से लेकर स्टूडेंट्स को ताइवान भी ले जाने की योजना बनाई जा रही है। अभी जो रिव्यू किया गया था तो उसमें उनका जो सिलेबस है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो कंटिन्यूसली करवा भी रहे, और साथ ही ताइवान के सपोर्ट से जो उन्हें फर्दर स्कॉलरशिप से या विजिट को लेकर के भी प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है इस भाषा का ज्ञान लेने के बाद जहां स्टूडेंट्स के विदेश जाने की राह आसान होगी, तो साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में छात्र अपना दबदबा भी बना पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम का 116वें एपिसोड में PM ने युवाओं से NCC से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि मैं स्वयं NCC कैडेट रहा हूं और NCC से लाखों युवा जुड़े हैं जो आपदा में लोगों की मदद करते हैं। इस दौरान CM धामी ने भी हाथी बड़कला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज NCC दिवस है। NCC का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी NCC कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। NCC युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। उत्तरकाशी में नौगांव के दौलतराम राजकीय इंटर कॉलेज में 1948 में स्थापित NCC का 77वां स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के NCC कैडेट्स के द्वारा बैंड बाजे की धुन के साथ मार्च पास्ट किया। इस दौरान रवाई, जौनपुरी, जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी लोक नृत्य के कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों तक आज हमने समाज को भी अपने यहाँ बुलाया ताकि लोग NCC में जो विभिन्न गतिविधियां हो रही है उनसे रूबरू हो जाएं, और ये NCC के लिए बड़ा गौरवशाली
पल है कि आज संपूर्ण विश्व में 15 लाख से अधिक कैडेट एनसीसी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें अपने आप पे बहुत गर्व है कि हमारी एनसीसी है और सारे बच्चों को एनसीसी लेना चाहिए। एनसीसी होना एक अच्छा दिन है और एनसीसी डे मनाना चाहिए। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम ने केदारनाथ की जीत पर कहा कि मैं केदारनाथ की जनता का आभार जताता हूं। ये सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है। कांग्रेस के आरोप पर कहा कि वो हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। वहीं इसको सेमीफाइनल बताने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस तो पहले ही सेमीफाइनल हार गई, अब फाइनल में तो पहले ही बाहर हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, केदारनाथ में आपने बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं सबसे पहले केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, उनके वहां के जनता को, सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा केदार को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी अंतर से जिताया है। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो श्री बाबा केदार में जो काम शुरू किए गए, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, दिव्य केदार और भव्य केदार बनाने की दिशा में जो तेजी से काम आगे बढ़ा है, ये उसकी जीत है। ये जीत सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है और ये केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। लेकिन कांग्रेस इस जीत को स्वीकार नहीं कर रही। उसका कहना है चुनाव में प्रशासन ने मनमानी की है। देखिए, वो कभी ईवीएम पर अपना जब हार जाते हैं तो ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी और पर फोड़ते हैं। इसलिए सारी जनता जान रही है कि ये प्रचंड जीत है। ये उन्होंने कहा था सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए, तो आप ये समझिए कि फाइनल में उनके लिए कोई जगह नहीं। नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है, बीजेपी कितना तैयार है? पूरी तरह से तैयार है बीजेपी और सारे कार्यकर्ता, सारी जनता चाहती है जो सुशासन के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सभी जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आईटीडीए के सहयोग से मोदी विजन को लेकर उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। देहरादून के ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाए। सर, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल निःशुल्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें बजट आवंटन हो गया है और सरकार इसको निःशुल्क कराएगी। कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। इससे में यहां जाने की पर्यटकों में होड़ लगी हुई है। ढिकाला में ऐसा क्या है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय जोन है, जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन को नैसर्गिक सौंदर्य परबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहाड़, नदी, घास के मैदान के साथ ही साल के पेड़ का आकर्षण अद्भुत है। पर्यटक यहाँ सुकून के 2 पल प्रकृति की गोद में बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है। हम दिल्ली से भागते हैं पोल्यूशन से, तो यहाँ पर आके खुली सांस लेने को मिलती है। दूसरा, फिर आप यहाँ देखें पीछे जो मेरे इतना बढ़िया जो हैबिटेट है, पहाड़ है, रामगंगा रिवर है, ये आगे डैम है। अभी मैं 5वीं बार आ रही हूँ, तो सब कुछ ही अच्छा है। इट्स लाइक अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पार्क है उस तरफ है। चलो अभी तो बंद होगा, बट बहुत खूबसूरत है पूरा ही। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि यहाँ के हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ के दीदार आसानी से हो जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। वाकई में बहुत पसंद आता है, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो सबसे पॉपुलर जोन है पर्यटकों के लिए वो ढिकाला ही है। और यहाँ पे ग्रासलैंड, वुडलैंड और वेटलैंड तीनों का मिश्रण है। तो ये जो ऐसा लैंडस्केप है जो वर्ल्ड में शायद कहीं और नहीं पाया जाता होगा। ढिकाला में वनराज के दीदार की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यहाँ से सनसेट की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, जो ढिकाला के इस जोन में 4 चांद लगा देता है।
न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।